पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, जो कुछ 4.5 से 5 बिलियन ईयर्स पहले महज एक डस्ट का क्लाउड था। हाँ, सही सुना, एक डस्ट का क्लाउड, जहाँ पे ज़मीन, पानी और हवा अवेलेबल ही नहीं थी। एक मिनट, फिर ये डस्ट पार्टिकल से एक सॉलिड स्फीयर कैसे बना? क्यों वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा प्रोटो अर्थ, सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारा जो रॉड था वो हमारे आज के अर्थ से 4 गुना छोटा था, एंड दैट टू पूरा लावा से घिरा हुआ था। तो कैसे इसका मास 4 गुना ज़्यादा हुआ? कैसे ये डस्ट पार्टिकल्स लावा बना एंड दैट टू बाद में तब्दील हुआ आइस के फॉर्म में, जिससे कि बारिश हुई एंड पहला जीव पनप पाया। What's up everybody and welcome back to another video। मैं हूँ आपका दोस्त आर्यन एंड आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अर्थ बनी एंड कौन कौन से प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व है। इन today's वीडियो टाइटल्ड हाउ वाज द अर्थ फॉर्म्ड। तो आज हम लोग बस अर्थ की बायोग्राफी जानने वाले दोस्तों। हाँ, ये थोड़ा अटपटा होगा क्योंकि पहली बार हम लोग किसी के जन्म ना लेने से पहले की बायोग्राफी जानेंगे। तो सबसे पहले अर्थ की बायोग्राफी को बताया था एक जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम था इमैनुअल कैंट। 1755 में अपनी बुक यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड द थ्योरी ऑफ हेवन में, उसमें बाद में कुछ एडिटिंग की पियर लैपलेस ने इन द ईयर 1796 एंड बाद में ये वर्ल्ड एक्सेप्टेड एक हाइपोथीसिस बन गई क्योंकि इन्होंने पहली बार सोलर न्यूक्लियर डिस्क मॉडल SNMD से बताया कि किस तरीके से ये पूरा सोलर सिस्टम एक डस्ट के क्लाउड से बना था एंड किस तरीके से बाद में ये सॉलिडिफाई हुआ। एंड एक और चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल भी है। तो क्या बोलते हो, शुरू करें? तो आज से कुछ 6 बिलियन साल पहले जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम था वहाँ पे कुछ नहीं था, बस एक गैस एंड डस्ट का क्लाउड था जिसे आज हम लोग टेक्निकली नेब्यूला के नाम से जानते हैं। एंड ये नेब्यूला में हम थे, मतलब इसी नेब्यूला से हम बने हैं। तो आप इन्हें जन्नत के बादल भी कह सकते हो क्योंकि इसकी वजह से सोलर सिस्टम बना है, हम बने, अर्थ बनी है। एंड ये नेब्यूला बनते हैं लाखों साल तक निकलते हुए ब्लैक होल के पार्टिकल से एंड स्टार एक्सप्लोजन थे। एंड जैसे ही इस नेब्यूला में मास बढ़ता गया, ये धीरे धीरे स्पेरिकल शेप में आने लगा। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों आज हमारे पास एक इक्वेशन है ग्रेविटी की, G = Gm/r2, जहाँ पे दिखता है कि ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। एंड लाखों साल तक ब्लैक होल के से जब मैटर ऐड हो रहा था हमारे नेब्यूला में, उसका मास भी बढ़ रहा था। अब इत्तेफाक कहो या हमारा लक कहो, क्या कहना है कहो, हमारे पास बहुत नज़दीक वाला एक तारा जब ब्लास्ट होकर सुपरनोवा में तब्दील हो गया एंड उसके शॉक वेव इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उसने हमारे इस सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही कोलैप्स कर दिया एंड एक एंगुलर मोमेंटम दे दिया। मतलब समझ लो, हमारा जो पहले अभी सर्कुलर क्लाउड के शेप में था सोलर सिस्टम, अब वो एक फ्लैट डिस्क क्लाउड में बन गया एंड उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी नहीं। अब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है नहीं, मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, धीरे धीरे एक दूसरे पार्टिकल चिपकने लगेंगे, डेंसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगी तो ग्रेविटी बढ़ेगी, और जहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटी होगी वहाँ पे और धीरे धीरे करके ज़्यादा पार्टिकल्स अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अब क्या हुआ कि अब जो हमारा नेब्यूला था कोलैप्स करने लगे, मतलब छोटा होने लग गया क्योंकि पार्टीशन का कोलिजन हो रहा था एंड इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो गया, मतलब हमारे डिस्क की रोटेशनल स्पीड तेज़ हो गई। अब आई नो बहुत सारे लोगों से के सर से ये बाउंसर जा रहा होगा, बट मैं कहता हूँ एक बार आप रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए वीडियो को थोड़ा अच्छे से आप। तो चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये वीडियो देखिए, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने अपने हाथ खोली, इनका सरकमफ्रेंस बढ़ गया जिनकी वजह से इनकी स्पीड कम थी। अब जैसे ही अपने हैंड एंड लेग्स को बंद करते, इनकी रोटेशनल स्पीड में इंक्रीज आ जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इसे बेली डांसर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों की दिमाग की पत्ती जली होगी थोड़ी बहुत। अब चलो आगे ज़रा बढ़ते हैं। तो जब वो डिस्क घूमने लगी
जस्ट लाइक एन साइक्लोन, उसके बीचों बीच क्या हुआ, बहुत सारा मैटर गैदर हो गया था। एंड क्योंकि अब ग्रेविटी बढ़ गई, गैदर होने की वजह से मास भी बढ़ गया, तो अब और बहुत सारे पार्टिकल्स बीच में गैदर होने लग गए, उससे वहाँ की हीट बढ़ गई। अब आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पर फिर भी बता देता हूँ कि लूसॉक लॉ कहता है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब बीच में इतना सारा पार्टिकल जनरेट हुआ, इतना सारा प्रेशर बना, तो बीच में धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ने लग गया। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स अब एक साथ फ्यूज़ होके न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू बन गए हीलियम मॉलिक्यूल, जो आज भी हमारे सन में दिखता है। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, ये सारी चीज़ आई मीन टू से ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से धीरे धीरे हीट एक छोटा सा सन का जन्म हुआ, स्टार का जन्म हुआ, जिसको हम लोग आज प्रोटो स्टार के नाम से जानते हैं। तो इस स्टार का ख्याल रखने के लिए जो नानी अपॉइंट की गई थी ना, उसका नाम था प्रोटो प्लानिटरी डिस्क, एक ऐसी डस्ट की क्लाउड की डिस्क जो इसके इर्द गिर्द घूमते रहती थी। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरीके से आप सैटर्न का देखते हो, सैटर्न के अराउंड डस्ट पार्टिकल्स की एक रिंग बनी है, उसी तरीके से हज़ारों एंड बिलियन साल्स पहले हमारा सोलर सिस्टम ऐसा था। इन सारी चीज़ों में से मेटल एंड सिलिकेट्स ही ऐसे थे जो बस सन की गर्मी को जैसे तैसे झेल सकते थे, क्योंकि उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एंड क्योंकि वो इजीली सन की हीट झेल सकते थे, इसलिए वो पास चले गए अर्थ के, इसलिए उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। बट कुछ वीक प्लैनेट्स इट्स जैसे जुपिटर, उनके अंदर मेटल एंड सिलिकेट्स नहीं थे, बट हाँ उनके अंदर डस्ट पार्टिकल की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी। एंड दैट्स वाई उन्हें गैसियस जाइंट्स कहा गया। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून, ये सारे के सारे हमारे गैसियस जाइंट्स हैं। अब जो लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि वो लोग कौन से प्लैनेट के साथ जाएंगे, वो लोग बाद में एस्ट्रॉइड्स खिला गए, एंड वो लोग हमको फाउंड होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्यूबर बेल्ट एंड ऑर्थो बेल्ट में। तो ये तो पता चल गया मेटल एंड सिलिकेट से हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बने। आज के ज़माने में हमारे पास 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, पर इनका प्रोसेस जानना आपको ज़रूरी है किस तरीके से ये बने। तो हमारे पास टोटल 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। अब आप लोग खुश हो रहे होंगे कि मैंने गलत आंसर बोल दिया, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तब के ज़माने में 5 ही थे, एंड 5वें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का नाम था द थिया, एंड ये मार्स से 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। आज के ज़माने में हमारे पास 4 है, पहले के ज़माने में हमारे पास 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे। अब ये थिया टकराए मून जितने बड़े अर्थ से, एंड इन दोनों का फ्यूजन जब हुआ इतना खतरनाक था कि ये दोनों एक साथ फ्यूज हो गए, एक प्लैनेट फॉर्म किया, एंड एक बड़ा सा टुकड़ा निकल गया जो बाद में इसके अराउंड रिवॉल्व करने लग गया। एंड गेस करो वो टुकड़ा क्या होगा? इफ़ यू गेस्ड इट इज़ मून देन यू आर राइट, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, एकदम सही है आप। इस चीज़ को हम लोग जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या बिग स्प्लैश के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा अर्थ इतना बड़ा होता गया था कि अब 7.7 बिलियन लोग उसमें रह सके। बट एज अंकल मैक्स सेड, पीटर, बड़े साइज के साथ आती है बड़ी इंटेंस ग्रेविटी। आई नो, इग्नोर इट। तो वेल, इस बड़े प्लैनेट की वजह जब ये अर्थ बन गया था, तब इसकी बड़ी ग्रेविटी हुई एंड बहुत सारे एस्ट्रॉइड इनकी तरफ आने लग गए, एंड तब अर्थ के पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर भी नहीं था। ये एस्ट्रॉइड बॉम्बार्डमेंट कुछ हज़ारों सालों तक चला था, एंड तब तक चला जब तक ये एक मोल्टन प्लैनेट नहीं बन गया हमारा अर्थ। अब क्यों मोल्टन प्लैनेट कैसे बना? क्योंकि जब भी 2 चीज़ों का कोलिजन होता है, टकराव होता है, तो फिर उससे हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। आप समझ ही जाओ कितने सारे एस्ट्रॉइड गिरे होंगे अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से वो एक लिक्विड मोल्टन लावा के स्टेट में आ गया, एक सॉलिड से। अब अर्थ की एक एक लेयर पूरा के पूरे लावा से गिर गई थी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अब बचा था, हमारा केक तो बन चुका था, अब बचा था छाटने वाला काम। जो हैवियर मॉलिक्यूल्स थे वो धीरे धीरे कलेक्ट होके एक जगह आ गए, एंड डेंस एंड जो हैवी नहीं थे वो ऊपर की तरफ आने लगे। इससे क्या हुआ, हैवियर डेंस मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ चले गए, एंड जो हल्के मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर की तरफ आ गए, जिसकी वजह से इनर कोर, आउटर कोर, इनर मैटर, आउटर मैटर एंड क्रस्ट बना, जिस तरीके से हमारी अर्थ की लेयर्स होती है। जो गैसेस क्रस्ट से भी ज़्यादा डेंस नहीं थी, वो एकदम टॉप लेयर आ गई, एंड अब एटमॉस्फेयर बन गया था जो एनवायरमेंटल कंडीशन को झेल सकता था, लाइफ पाल सकता था। बट अर्थ का टेम्परेचर
क्या हुआ कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा था एंड दैट्स वाई एटमॉस्फेरिक शील्ड होने के बाद भी उसे अपनी लाइफ की डिलीवरी को थोड़ा सा आगे की तरफ डिले। जब एस्ट्रॉइड बॉम्बार्डमेंट रुक गया एकदम से एंड अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग गया, तो अब लाइफ को एक चांस मिला जन्म लेने के लिए। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि तब सल्फर की मात्रा बहुत थी एटमॉस्फेयर में। हमारे अर्थ के इसमें एटमॉस्फेयर में वेपर तो बन गए थे, बट एक्सट्रीम हीट होने की वजह से वो कंडेंस नहीं हो रहे थे। जैसे ही अर्थ थोड़ी ठंडी हुई, वेपर्स कंडेंस होने एंड फिर क्या, घना न घेरा आई बरखा हुई, बारिश हुई, जिसकी वजह से पानी में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का जन्म हुआ। अब वो एक अलग बात है, उसके लिए वीडियो चाहिए तो बस कमेंट में आवाज़ उठाओ। तो अब ये जो बैक्टीरिया थे ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू सल्फर कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन के फॉर्म में चेंज कर देते एंड अब ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होने लगी थी एंड जहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे ओजोन लेयर का फॉर्म हुआ। वैसे ये तो हमारे अर्थ के लिए अच्छी बात थी, मगर हवा में पड़ रहे फोटोसिंथेटिक ऑब्लिगेट एनारोब्स के लिए बुरी बात थी, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन जस्ट लाइक अ पॉइजन था एंड दैट्स वाई बहुत सारे फोटोसिंथेटिक एनारोब्स मरने लग गए। एंड इसकी वजह से एक बहुत दुखद बात थी कि जो लोग ऑक्सीजन भरने का काम कर रहे थे एटमॉस्फेयर में, वही चल बसे। अब नाउ कुछ बैक्टीरिया इवॉल्व हुए जो अच्छी बात थी एंड इसकी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम इट गेव बर्थ टू प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक एनिमल सेल, जो आज हम लोग साइंस में पढ़ते हैं बेसिकली। इन सारी चीज़ों में से सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि टोटल 5 बिलियन ईयर्स लगे अर्थ को लाइफ पालने के लिए एंड टोटल हम लोग इंसानों ने 5 दशक भी नहीं छोड़े इसको ना रहने लायक बनाने के लिए। अब आपको अगर जानना है कि किस तरीके से पहला जीव जन्म ले पाया अर्थ में, तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना, कमेंट में आवाज़ लगाओ। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर ठोकना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।